नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभ्रा माहेश्वरी बदायूं से हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर बिंदु देवी कॉलेज बदायूं से आप लोगों से जुड़ती हूँ और डॉक्टर उर्मिला पोरवाल जी विद्यासागर जी का आभार देती हूँ कि उनके संयोजन में इतने सुंदर विषय पर एक वेबिनार आयोजित हो रही है। वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य, बदलाव और प्रासंगिकता। बात शुरू करती हूँ अपनी कविता से जुड़ते हुए कि देखो आज प्रकृति फिर से मुस्कुराने लगी, देखो आज प्रकृति फिर से मुस्कुराने लगी, हर आसमां हर जमी खिलखिलाने लगी, हम हुए घर में वाहनों का शोर नहीं, हर जीव जंतु खुलकर चहचहाने लगे। हिंदी साहित्य की यही सकारात्मक सोच के साथ हम हमेशा संकट से आगे बढ़ते रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन है कि हमारी मौजूदा गतिविधियों का प्रभाव लाने वाले समय की मानव सभ्यता पर भी पड़ेगा, इसलिए यह जिम्मेदारी लेने का समय है। मोदी जी के इस कथन को तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति जैसे जैसे बदलती जाती है, हमारा साहित्य भी बदलाव लाता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। मानव और प्रकृति के बीच विशेष संबंध रहे हैं। प्रकृति ने माता बनकर हमारा पालन पोषण किया है। प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहने वाले समाज फलते फूलते हैं और फिर समृद्ध भी होते हैं। हमारे द्वारा तय किया गया रास्ता ही हमारे बाद इस ग्रह पर आने वाली पीढ़ियों का कल्याण निर्धारण करेगा तो दूसरी ओर पीढ़ियों को भी खुशहाल रखेगा। सृष्टि के उदय के साथ ही संतुलन का भी उदय हुआ। प्रकृति, पुरुष और पशु पक्षी, ये तीन सृष्टि के ही तो मूर्त रूप हैं। तीनों में जब तक संतुलन है तब तक सृष्टि है, जीवन है और विकास है। हमने जब भी प्रकृति से छेड़छाड़ की तो अपने ही विनाश को आमंत्रित किया है। हिंसा की आदिम प्रकृति सब में है, इंसान में, प्रकृति में और वन्य पशुओं में भी, लेकिन सबसे अधिक हिंसक शायद इंसान ही है। वह जब हिंसा पर उतारू होता है ना, तो ना इंसान को छोड़ता है, ना पशुओं को, ना ही प्रकृति को बख्शता है। इसके पास बंदूक है, बारूद है, बदहवास ताकत भी है। वर्तमान महामारी भी मानव की ही देन कोविड-19 नाम का वायरस बनाकर संपूर्ण विश्व को उसकी चपेट में लाने का कार्य भी मानव ने ही किया है, पर वह चतुर इंसान स्वयं भी इसकी चपेट में है। तब प्रकृति ने भी कहर ढाना प्रारंभ किया है। वर्तमान महामारी के परिदृश्य में देखा जाए तो प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य आज की प्रासंगिकता को लेकर लेखन किया जा रहा है। प्रकृति का कण कण जहाँ हमें तरोताजा कर देता है, अंदर तक नवी स्फूर्ति भर देता है, यही यदि 4 दिन भी प्रकृति की गोद में बिता दिए तो निश्चित ही हम तेजी से कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। मस्तिष्क और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। साहित्य और प्रकृति का तो लगातार ही साथ रहा है। कवि वर्ग प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण करते आए हैं। गुप्त हों, जायसी, पंत, महादेवी, तुलसी, केशव, निराला या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सभी ने साहित्य को प्रकृति से जोड़ा है। पर आज के संकट काल में वैश्विक साहित्य सृजन ही नई दिशा व नव आयाम देगा। संकट काल में ही काव्य सृजन उत्तमता की ओर जाता है। साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। परिस्थिति व परेशानियों में साहित्यकार ही मन में नव चेतना भरता है। आज के इस दौर में साहित्यकार की लेखनी को परिचय देना है, उसे बताना है कि साहित्यकार के तौर पर समझकर अनुभवों पर साहित्य लिखे तो केवल वर्ग विशेष पर न होकर वैश्विक साहित्य होगा। महामारी ने परिवार को एकत्र करने का जहाँ काम किया है, तो ऐसे ही गंभीर रचनाएं, कविता, कहानी, उपन्यास जो हम महसूस कर सकें वह लिखना है। हालात को समझकर आत्मसात करके तभी यह बदलाव प्रासंगिक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। महामारी कालिक हिंदी साहित्य में विपुल काव्योत्स, डॉक्टर अशोक पंड्या फ्रॉम AK फाउंडेशन, राजस्थान।
प्रवर्त काल में कोविड-19 नामित एक विश्वव्यापी महामारी ने अपने पर फैला लिए है। पृथ्वी पर मानव जीवन फड़फड़ा उठा है। मनुष्य को मनुष्य से दूर करने वाली यह महामारी आज का ध्रुव सत्य है। न इसका कोई इलाज है न उपचार, बस परिणाम ही नियति है। हाँ, असंक्रमण अर्थात एक दूसरे से दूर रहना ही इसके उपचार के रूप में प्राकृतिक संरक्षण प्राप्त है। मनुष्य की सूझबूझ ही नहीं, ज्ञान विज्ञान का दम्भ भी इसके आगे निस्तेज हुई प्रतीत हो रहा है। लगता है प्रकृति ने जीवन का दर्शन ही बदल दिया है। ऐसे में साहित्य भी अब इससे अछूता कैसे रह सकता है? यह भी दो चार होता जा रहा है, तितलियां रंग बदल रहा है। साहित्य आवश्यकता अनुसार अपने आप को बदलता और ढालता रहता है, लेकिन हाँ, उसका मूल स्वभाव कभी नहीं बदलता, तभी वह सदा साहित्य बना रहता है। जहाँ तक प्रवर्तकालीन साहित्य का प्रश्न है, इसने अपना विषय वस्तु बदलने का उपक्रम किया है। प्राकृत प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, प्रणय और श्रृंगार ने अब जीवित रहने के उपक्रम को मूलाधार बना लिया है। शत्रु यह अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। कर न भूल तू जरा भी, न फिसल, मत फिसल, मत फिसल। थमी जिंदगी जब थककर घर लौटती पटरी पर सदा के लिए सो जाना चाहती है, तो कविता उमड़ पड़ती है। पटरी पर चलते दौड़ते कभी थकते नहीं, थमते नहीं पहिए, वहीं जाकर सो गए हम, कभी नहीं जगने के लिए। मनुष्य जब मनुष्य से दूर करने लगता है, व्याधि से उपचार कड़वा लगता है, जीवनदाता को भी कोसने लगता है, तब भयाक्रांत व रक्षक सेवक अपने होने का दावा कुछ इस तरह करता है। यह न समझ कि मैं चालान से डर रहा हूँ या कि आज बहकी हुई बातें कर रहा हूँ, वरन याद रहे कि मैं तुम्हारा ही बंधु, तुम्हारा ही भाई हूँ। मैं डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी या सिपाही हूँ। इन डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी या पुलिस कर्मियों को मौत के मुंह में होने के एहसास के बीच कर्तव्य निर्वहन की शक्ति कोई देता है, तो वो मानवीय प्रकृति मनुष्यता है। तभी वह अपने प्राण दांव पर लगाकर भी दूसरों के प्राण बचाने का निरंतर प्रयास करता है। यह इतना ऐसा नहीं है कि यह बदलाव केवल कार्यगत ही हुआ हो। कथा संसार में भी कथानक बदल गए हैं, शीर्षक बदल गए हैं, तो प्रतीकात्मक शब्दावली भी बदल गई है। तथापि भाव तो आज भी आदर्श छू रहे हैं, क्योंकि वस्तुतः प्रस्तुत पत्र काव्य तक ही लक्षित है, अतः विराम। कविता ने तो इस काल को अपना ननिहाल मान लिया है। ऐसा लगता है यह तो कविता का रसव काल है। प्रतिदिन सूर्योदय के साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में कविताएं फोन पर, साहित्यिक ग्रुप, समाचार पत्रों और विभिन्न पत्रिकाओं में काव्य प्रतिमा के रूप में दर्शित होती हैं, या कि इतनी कविताएं जन्म ले लेती हैं। कोरोना कहने को तो महामारी है, लेकिन साहित्य के लिए ये किसी वरदहस्त से कम नहीं, क्योंकि मौत के डर से ही सही जिंदगी को फुर्सत तो मिली, सड़कों को राहत और घरों को रौनक तो मिली। यह कोरोना का काल की ही देन है, कहूँ तो समीचीन होगा। क्या यह आश्चर्य नहीं कि महामारी केंद्रित कितने ही प्रकाशन संग्रह आ गए हैं या प्रेस में हैं। डॉक्टर सुनील परीट संपादित कोरोना संकलन, बेलगांव कर्नाटक, अग्निशिखा बृहत संग्रह मुंबई, कृष्णा दिल्ली, भाषा सहोदरी नई दिल्ली, प्रस्तावित वृहत कोरोना संकलन आगामी अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन गोवा में प्रकाश्य जयकांत मिश्र सहित अनेक वैयक्तिक एवं संस्थागत संकलन परिलक्षित हैं। अतः कहना तो पड़ेगा कि यह सब कोरोना महामारी काल का ही प्रसाद है। सच है, कांटों में ही फूल खिलते हैं। मेरी दृष्टि में तो यह पूरक साहित्य ही है, तथापि इसने भी कलम की कोख से जन्म लिया है, अतः साहित्य की श्रेणी तो प्राप्त होगी ही। वेबिनार आयोजनार्थ
संस्थान द्वय को साधुवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा, शासकीय महाविद्यालय महिदपुर हिंदी विषय से हूँ। मैं अपना शोध आलेख ग्रामीण क्षेत्रों का सतत बदलता परिदृश्य विषय पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ग्रामीण परिवेश का नाम लेते ही साहित्य प्रेमियों व कलाकारों के मन में तो जैसे तार ही बजने लगते हैं। कारण है उसका विशुद्ध प्राकृतिक वातावरण जो अन्यत्र दुर्लभ है। यह प्रकृति की वह अनमोल निधि है जिसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी कोई चाहे तो खरीद नहीं सकता। इसी का नतीजा है कि लगभग हर साहित्यकार ने इसका वर्णन करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी। हर किसी ने इसका अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। किसी ने इसका मानवीकरण कर दिया तो किसी ने इसका वर्णन उपमेय के आलम्बन से किया, लेकिन अपने उद्देश्य में पीछे नहीं रहे। प्रकृति के रचनाधर्मी कवि केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविता बसंती हवा में ग्रामीण क्षेत्र की खुली प्रदूषण मुक्त हवा का मानवीकरण कर उसे महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। जैसे इसमें कवि कहते हैं, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला नहीं कुछ फिकर है। साहित्यकारों ने तो इस तरह प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वातावरण की जमकर अलग जगाई है, लेकिन फिर भी कुछ दशकों में ऐसा देखा जाए तो वातावरण की इस हवा में प्रदूषण का जहर घुलता ही गया। देश दुनिया के वैज्ञानिक इस तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते रहे, लेकिन यह घटने की जगह और भी तेजी से बढ़ता चला गया। वर्तमान में कोरोना महामारी ने कथित रूप से मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डाला है, लेकिन इसके कारण चले देश ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी लॉकडाउन ने वह कर दिखाया जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी संभव नहीं हो पा रहा था। इस लॉकडाउन ने मशीनों के चक्के व उनकी धुआं उगलती चिमनियों तथा वाहनों की गति को थाम दिया। इसका नतीजा सभी के सामने है कि वर्तमान में हर कोई तेजी से सुधरते वायु प्रदूषण के आंकड़ों से आश्चर्यचकित है। ग्राम शब्द का अर्थ बिना किसान के पूर्ण नहीं होता। यही कारण है कि खेत में हल चलाता किसान व फसलों से लहलहाते खेत ग्राम्य जीवन की सिर्फ पहचान ही नहीं बल्कि पर्याय रहे हैं और साथ ही रचनाधर्मियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी। यही कारण है कि रचनाकारों ने फसलों से लहलहाते खेतों पर भी जमकर अपनी लेखनी चलाई है। जैसे ग्रामीण जीवन पर एक पूरा कविता संग्रह ग्राम्या सृजित कर देने वाले प्रकृति के पुजारी कवि सुमित्रा नंदन जी पंत कविता ग्राम्य श्री की ये पंक्तियां देखिए। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में वाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां है शोभाशाली। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ग्रामीण जीवन से इतने अधिक प्रभावित थे कि उनकी शायद ही ऐसी कोई कृति हो जो ग्रामीण जीवन के चित्रण के बिना पूर्ण हो गई हो। वे इसके कैसे चितेरे थे, इसका अनुमान उनके उपन्यास गबन में उनके द्वारा किए गए ग्रामीण जीवन के अत्यंत सुंदर चित्रण से सहज ही लगाया जा सकता है। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है, लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी दो चार झूल रही हैं, दो चार झूला रही हैं। विश्वव्यापी लॉकडाउन ने ग्रामीण अंचलों को अपनी मूल जड़ों तक पहुंचाने का प्रयास तो किया, लेकिन वह पूर्व से कोसों दूर ही रह गया। कुछ हद तक झूले बंधे, लेकिन झूला झूलने तथा झूलाने वालों की भीड़ नदारद ही रह गई। ठीक इसी तरह लोकगीतों की वह सुलहरी भी नहीं लौट पाई। हाँ, कुछ फिल्मी गीत जरूर विभिन्न यंत्रों के माध्यम से गुंजित होते रहे। ग्रामीण परिवेश की बात हो और उसमें किसान का जिक्र न हो, यह तो हो ही नहीं सकता। पूर्व का किसान अत्यंत सहज, सरल और सहयोगी स्वभाव का था। यही उसकी विशेषता उसे सम्माननीय बनाती थी। ख्यात निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह ने अपने निबंध मजदूरी और प्रेम में ग्रामीण व किसान को सही अर्थों में साधु ही निरूपित कर दिया है। उनके अनुसार हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती हैं। वर्तमान दौर में देखा जाए तो कृषि के व्यवसायीकरण के साथ अब भोले भाले ग्रामीण और किसान का भी कायाकल्प हो चुका है। अब सरल व साधु स्वभाव का व्यक्ति न होकर वह भी व्यवसायी बन चुका है, जिसका लक्ष्य हर हाल में और हर कीमत पर मुनाफा कमाना रह गया है। वर्तमान में यदि हमने भौतिक उन्नति में सभी सीमाओं को पीछे छोड़कर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो उनकी नींव में मजदूरों की मेहनत ही है। ग्रामीण क्षेत्र में जो अत्यंत लघु कृषक थे, उन्होंने अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शहरों की ओर रुख कर लिया। यही ग्रामीण अंचल के मेहनती किसान सपरिवार शहरों में आकर मजदूर बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने
यहाँ भी अपनी मेहनत का लोहा मनवाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविता तोड़ती पत्थर की इन पंक्तियों में एक मजदूर महिला के श्रम को चित्रित कर उसे नमन किया है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। इस भौतिक उन्नति ने मानव की आवश्यकताएं बढ़ा दी। इतना ही नहीं, उसे भौतिकता का लोलुप भी बना दिया। इसी का नतीजा यह निकला कि पैसा कमाने की चाह ने गरीब किसानों व ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन करवा दिया। बीते कुछ दशक देखे जाए तो शहरी चकाचौंध के कारण ग्रामीण युवाओं को बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन हुआ है। कोरोना महामारी की इस विभीषिका ने गाँव के शहरों की ओर पलायन करने वाले ऐसे लोगों को फिर से अपने गाँव की मिट्टी का महत्व समझा दिया है। यहाँ तक ही मैं अपना वक्तव्य पूर्ण कर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। मेरा नाम चित्रा त्रिपाठी है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त महाविद्यालय हीरालाल यादव बालिका पीजी कॉलेज में बीएड विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मेरे शोध प्रपत्र का शीर्षक है कोविड-19 के प्रति जागरूकता विकसित करने में हिंदी साहित्य की भूमिका। कोविड-19 अकस्मात महामारी के रूप में आया ऐसा भयावह रूप है जिसने संपूर्ण विश्व को हिला कर रख दिया है। आज विश्व का कोई भी देश, चाहे वो विकासशील हो या विकसित देश हो, इस महामारी से नहीं बच पाया है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं रह गया है। संपूर्ण भारत 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन का सामना कर रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी वैक्सीन या दवाई इसके लिए नहीं बन पाई है और सामाजिक दूरी के द्वारा ही इसका बचाव संभव है। ऐसी परिस्थितियों में जबकि लॉकडाउन चल रहा है, लोग उन निर्देशों का पालन कर सकें जिन्हें इस बीमारी से बचाव के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसके लिए लॉकडाउन, सामाजिक दूरी, क्वारंटाइन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी निर्देशों को सरल रूप में हिंदी भाषा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। चूंकि हिंदी संपूर्ण भारत में अधिसंख्य जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदी भाषा में लिखे गए हिंदी साहित्य के द्वारा आम लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे जनसाधारण कोविड-19 के विषय में सरलता से समझ सके और जान है तो जहान है के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाली विधाओं में आज काव्य ऐसा प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है जो कविताओं, गीतों, लोकगीतों आदि के द्वारा आम जनमानस में कोविड-19 के प्रति जागरूकता विकसित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। आज प्रिंट मीडिया एवं नॉन प्रिंट मीडिया का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि विभिन्न समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो, टीवी के अनेक चैनल तथा सोशल मीडिया सभी के द्वारा हिंदी भाषा में रची गई जागरूकता संबंधी कविताओं, लोकगीतों, गीत एवं गजल आदि को सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये सभी सामग्री ज्ञात एवं अज्ञात रचनाकारों के द्वारा लिखी गई हैं और इन्हें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ये सभी रचनाएं रोचक एवं प्रभावी हैं और लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रोत्साहित कर रही हैं। आज वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न शारीरिक अस्वस्थता को दूर करने के साथ साथ उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले मानसिक अवसाद
और निराशा को दूर करना भी जरूरी हो जाता है। इसमें हिंदी साहित्य के रचनाकार संप्रेषण के नवीन माध्यमों से जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग आदि के द्वारा लोगों को न सिर्फ जागरूक कर रहे हैं बल्कि उनके जीवन में पुनः सक्रियता लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह से हिंदी साहित्य कहीं ना कहीं विभिन्न काव्यों के द्वारा, आज के समय में लिखी गई कविताओं के द्वारा लोगों में आने वाली निराशा को भी दूर करने का प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। मैं राजेश तिवारी मक्खन BHEL झांसी से जिला परिषद इंटर कॉलेज में शिक्षक हूँ। बुंदेलखंड महाविद्यालय में अध्ययन किया है। वर्तमान में जो कोरोना रोग महामारी फैली है, इसके मूल में हमारा प्रकृति से छेड़छाड़ ही मुख्य कारण है। हमें प्रकृति, पशु, पवित्र पर्यावरण, जल, जीवन, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, शुद्ध जल, शुद्ध हवा, शुद्ध प्राकृतिक वातावरण पर ध्यान देना चाहिए। प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। और इस विषय में निम्न कविता प्रस्तुत है। प्रकृति में विकृति करो, प्रकृति में विकृति करो, रोग बहुत ही आए, संरक्षण संवर्धन करो, तो यह सब को भाए, तो यह सबको भाए। पेड़ पशु पावन सलिल, राखो स्वच्छ सभार। पेड़ पशु पावन सलिल, राखो स्वच्छ सभार। पवन धरा वायु गगन, प्रकृति जीव दुलार। कोरोना कारण लखो प्रकृति से खिलवाड़, कोरोना कारण लखो प्रकृति से खिलवाड़। कबहु न अब रोना पड़े, करो प्रकृति से प्यार। कविता कह समझा रहे, सुनिए चतुर सुजान। कविता कह समझा रहे, सुनिए चतुर सुजान। प्रकृति विकृति न होए अब, बात यही लो मान। बीमारी बन आई है ये प्रकृति का प्रकोप, पूजन प्रकृति का किया, कर्म काय अब लोप। साहित्य से समझाइए, साहित्य से समझाइए, सुधरे सकल समाज। प्रकृति का वर्धन करो, यह आवश्यक आज, यह आवश्यक आज। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर मालती धोंडोपंत शिंदे, नारायणराव वाघमारे महाविद्यालय, अखाड़ा बालापुर, जिला हिंगोली, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़। वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य बदलाव और प्रासंगिकता, इस विषय से संबंधित कृषक विमर्श के संदर्भ में कोरोना वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार सामने आया था। उसके बाद दुनिया में सब कुछ उलट-पुलट हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। देश की आर्थिक स्थिति इस बंद के बंधनों के कारण कमजोर हो गई है। कृषक विमर्श को लेकर महत्वपूर्ण बात इस कोरोना महामारी के संकट से दिखाई दे रही है। खेती को सुरक्षित रखने की चुनौती निर्माण हो रही है। कृषि और इससे जुड़ी व्यवस्था का निर्बाध चलना जरूरी है। देश का हर एक क्षेत्र इस महामारी से प्रभावित हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर और कृषि पर इसका असर पड़ रहा है। रबी की फसलों की गेहूं की कटाई हुई है और खरीफ फसलों की बोआई शुरू करने का वक्त आ गया है। अब जीवन आवश्यक वस्तु की सुरक्षा की दृष्टि से कृषि कार्यों और इससे जुड़ी व्यवस्था का निर्बाध रूप से चलना आवश्यक है। सरकार को लॉकडाउन के बावजूद भी कृषि संबंधी कार्य, किसान मजदूर, कटाई, बोवाई, परिवहन, कृषियों के यंत्र, उसकी मरम्मत, फसल खरीदी केंद्रों की व्यवस्था करनी होगी।
अनाज का भुगतान डिजिटल रूप से करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बोवाई के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, औषधि वितरण, उसकी बिक्री की व्यवस्था सुचारू रूप से करनी होगी। कृषि से जुड़ा दुग्ध उत्पादन और पशुपालन से कृषि को आर्थिक आय मिलती है। मिठाई की दुकानें बंद होने के कारण डेयरियों ने किसानों से दूध खरीदना कम कर दिया है। इसीलिए दूध संबंधी सभी उद्योगों को और साथ ही पशुओं के आहार, चारा, सूखा और हरा, पशुओं की चिकित्सा और दवाइयाँ उपलब्ध करानी होगी। शहरों में काम बंद होने के कारण मजदूर लोग अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले बाहर के मजदूरों की भी बीमारी के कारण पलायन हो रही है। इसके कारण खेती के काम नहीं हो पाएंगे। देश में खाद्यान्न की भरपूर उपलब्धि राहत की बात होती है। सरकार के पास तो खाद्यान्न की कमी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि देश की जनता को सबसे अधिक मात्रा में खाद्यान्न की ही आवश्यकता होती है। वैसे तो आजकल हम देखते हैं जिन चीजों के बगैर जीवन जिया जा सकता है, ऐसी चीजों का निर्माण और उत्पादन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि प्रसाधन सामग्रियां। इसीलिए मेरा यह मंतव्य है कि देश की जनता के लिए जो बातें विपदा के समय में भी एकदम आवश्यक है, उसी क्षेत्र पर सरकार को अधिक बल देना होगा। उससे हरित क्रांति के साथ साथ जल क्रांति का भी निर्माण करना होगा। खेती में ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगवाकर देश का भविष्य सुजलाम सुफलाम बनवाना होगा। वैसे सरकार यह कार्य करती है, लेकिन कई बार यह योजनाएं कागज पर ही रह जाती है। उसे प्रत्यक्ष रूप में शीघ्रता से हमें सत्यता में उतारने का कार्य करना होगा। वैसे कृषि से संबंधित साहित्य और साहित्य से लेकर कविताएं, कहानियां, उपन्यास, इन सब बातों में किसानों की समस्याएं और उनके साथ जुड़ा हुआ जो भी लेखन है, वह साहित्य के माध्यम से उतारने का प्रयास हमें ही करना होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर चित्रा जैन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहनपुरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश। आज के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार 2020 में मेरा विषय है साहित्य, प्रकृति एवं मानव के बीच का सेतु। प्रकृति एवं साहित्य का संबंध बहुत ही प्राचीन है। यदि हम यह कहें कि प्रकृति साहित्य की आत्मा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सांख्य दर्शन तो मानव सृष्टि की उत्पत्ति ही प्रकृति से मानता है। आधुनिक विकासवाद का सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। भारतीय दर्शन में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश नामक पंच तत्व सृष्टि की उत्पत्ति एवं विकास के कारक माने जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये भी तो प्रकृति के अंग ही हैं। प्रकृति चित्रण प्राचीन साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक प्रचलित रहा है। महाकवि कालिदास, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी आदि अनेक साहित्यकारों को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में फैली इस महामारी ने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। छोटे से वायरस कोविड-19 ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। 21वीं सदी के महामारी के दौर में साहित्य की जवाबदेही बढ़ जाती है कि साहित्य प्रकृति एवं मनुष्य के बीच का सेतु बने। प्रकृति वर्णन के साथ ही मनुष्य एवं प्रकृति में तादात्म्य स्थापित करना भी साहित्य का महत्वपूर्ण कार्य है। शैक्षिक पाठ्यक्रम में प्रकृति से संबंधित साहित्य को सम्मिलित करने से बच्चों में भी प्रकृति के प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित किया जा सकता है। साहित्य में प्रकृति एवं पर्यावरण की चिंता विविध रूपों में की जाती रही है, जैसे कविता, गीत, कहानी आदि।
आज इस अवसर पर मैं भी अपनी स्वरचित कविता का पाठ करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति अपने साथ है। प्रकृति अपने साथ है, फिक्र की क्या बात है, सदा सहेजो पर्यावरण को, ये तो हमारे हाथ है। पौधे लगाओ, पेड़ न काटो, ऑक्सीजन को हमने पाना है। पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करके भावी पीढ़ी को बचाना है। जीवन पंचतत्व सौगात है, फिर काहे घबरात है। सदा सहेजो पर्यावरण को, ये तो हमारे हाथ है, ये तो हमारे हाथ है। जितना जरूरी जल ध्वनि प्रयोग, अनावश्यक आवश्यकता छोड़ना है। जो फैलाए ऐसी महामारी, बुरी आदतों को झंझोड़ना है। हर काम प्रकृति हितार्थ हो, यही हमारे जज्बात हो। सदा सहेजो पर्यावरण को, ये तो हमारे हाथ है। प्रकृति अपने साथ है, फिक्र की क्या बात है, फिक्र की क्या बात है। धन्यवाद।